स्नैपड्रैगन 8 एलीट, डिमेंसिटी 9400 प्लस या फिर एप्पल का A18 प्रो, इनमें से बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर कौन सा है क्या आप जानना चाहोगे? यार इन तीनों को हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले और देखते हैं कौन कहाँ पर कितने पानी के अंदर है और कहाँ पे कौन सा प्रोसेसर आगे निकलता है। सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट की बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये बना TSMC की 3nm प्रोसेस पे जो N3E प्रोसेस होती है उसके ऊपर बेस्ड है। और इस बार क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 एलीट में ओरायन कोर्स को यूज किया जो इससे पहले स्नैपड्रैगन X एलीट और X सीरीज के प्रोसेसर्स के अंदर थे, जिसका मतलब ये कि कस्टमाइज्ड प्रोसेसर है जिसका यूज हाई एंड टास्क और हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी, थर्मल्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे, एफिशिएंसी भी रहेगी और ओवरऑल आपको एक बेस्ट पॉसिबल स्मार्टफोन के अंदर हाई परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके बाद डिमेंसिटी 9400 प्लस की बात करें तो लेटेस्ट प्रोसेसर है जो मीडियाटेक डिमेंसिटी ने निकाला है और इससे पहले जो डिमेंसिटी 9400 आया था ये उसका ही एक ओवरक्लॉक वर्जन है। यहाँ पे ARM Cortex X925 के अंदर क्लॉक स्पीड को 3.63 गीगाहर्ट्ज से बढ़ा के 3.7 गीगाहर्ट्ज कर दिया गया है और GPU थोड़ा सा बेटर और स्लाइटली एफिशिएंट बनाया गया। एल्स डिमेंसिटी 9400 और 9400 प्लस दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है और बाय द वे डिमेंसिटी 9400 ऑलरेडी Vivo X200 Pro में देखने को मिलता है और 9400 प्लस के फोन्स भी अपकमिंग है। इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 8 एलीट के बारे में बात है कि इसके फोन्स ऑलरेडी मार्केट में है। गैलेक्सी की S25 लाइनअप के बारे में बात करें या फिर OnePlus 13, iQOO 13, अपकमिंग OnePlus 13s के बारे में बात करें या फिर Realme GT7 Pro के बारे में बात करें, मल्टीपल फोन्स है ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आते हैं और कुछ फोन्स आने वाले समय में जिनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलेगा। वहीं बात करें एप्पल के A18 Pro की 3nm प्रोसेसर पे बेस्ड है। iPhone 16 Pro Max में आपको देखने को मिला था आपको 6 कोर का CPU, 6 कोर का GPU है और ये भी TSMC की 3nm प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है जो कि है N3P प्रोसेस। अगर मैं बात करूं तो तीनों प्रोसेसर TSMC की 3nm प्रोसेस पर है लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है। एप्पल की जो N3P प्रोसेस है ये ज्यादा एफिशिएंट है, कम बैटरी लाइफ लेगी और लंबा बैटरी बैकअप देगी। इसके बाद N3E आती है और N3B आती है। दोनों जो प्रोसेस होती हैं ये आपको मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन में देखने को मिलती है और दोनों ही देखा जाए तो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी आपको एप्पल की A18 Pro में देखने को मिलती है। एप्पल के A18 Pro की खास बात है कि सब एप्पल की जो iPhone 16 Pro और Pro Max आता है ये दो ही फोन है जिनके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके बाहर एप्पल ने इस प्रोसेसर के साथ और कोई प्रोडक्ट अभी तक यहाँ पे नहीं निकाला। इसके साथ ही बात करूं अगर मैं बेंचमार्किंग की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे Geekbench के अंदर जो प्रोसेसर सबसे ज्यादा स्कोर करता है सिंगल कोर में वो सरप्राइजिंगली एप्पल का A18 Pro है जहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 3300 से लेके 3400 का स्कोर आता है। सेकंड पोजीशन पे आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलता है जो 3000 के स्कोर के नीचे आता है और 3000 तक यहाँ पे टच करता है सिंगल कोर का Geekbench के अंदर डिमेंसिटी 9400 प्लस। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर के अंदर ही एप्पल का A18 Pro आगे निकलता है। इसके बाद जितने भी टास्क होते हैं सबके अंदर यहाँ पर देखा तो मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन में से कोई ना कोई आगे निकला है। जैसे कि मल्टी कोर स्कोर के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा स्कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट का आता है। इसके बाद डिमेंसिटी 9400 प्लस का नंबर आता है और फिर लास्ट में नंबर आता है आपके A18 Pro का। इवन अगर मैं AnTuTu बेंचमार्किंग के बारे में बात करें तो डिमेंसिटी 94 प्लस में ऐसा क्लेम किया गया कि इसको 3.5 मिलियन तक रीच कर रहा है और 8 एलीट मैंने देखा था अराउंड 3.1 से लेके 3.2 मिलियन तक रीच कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द फोन, प्रोडक्ट वो कैसा है, क्या कंडीशन में रखा गया है। और हाँ, एप्पल का 18 Pro 3 मिलियन से यहाँ पे कमी स्कोर करता है AnTuTu के अंदर और AnTuTu बेंचमार्क देखा तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपेयर करता है कि एग्जैक्टली में जो चिप है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे और कैसा है यहाँ पे। चाहे मैं बेंचमार्किंग के अंदर अलग अलग डिस्प्ले टास्क की बात करूं या अलग अलग चीजों के बारे में बात करूं तो AnTuTu से एक आइडिया यहाँ पर लग जाता है कि कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे कितने पानी में है। लेकिन वही बात करूं मैं ग्राफिक वाले बेंचमार्किंग की जैसे 3D मार्क वगैरह की तो यहाँ पे डिमेंसिटी 9400 प्लस ज्यादा आगे निकल रहा है जहाँ पे उसका GPU जो इमॉर्टलिस GPU उन्होंने इंप्लीमेंट किया वो ज्यादा एफिशिएंट निकलता है और ज्यादा परफॉर्मेंस निकलता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के अंदर भी जो GPU है वो भी यहाँ पे रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है, Vulkan GPU के साथ है और ऑलमोस्ट डिमेंसिटी 9400 को मैच करता है लेकिन 9400 प्लस थोड़ा सा आगे निकलता है और GPU की जो बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस रहती है 8 एलीट थोड़ा सा पीछे।
और A18 Pro के बारे में बात करें तो बेंचमार्किंग नंबर्स में थोड़ा पीछे है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस आती है तो यहाँ पे A18 Pro कमाल कर देता है। देखो सिंपल सी बात है, जीपीयू के अंदर एप्पल का A18 Pro थोड़ा सा वीक है, ये हमें पता है, लेकिन ये काम फाल सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी मेटल एपीआई यूज करते हैं और जो गेम्स होते हैं वो आईफोन 16 Pro के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, जिस वजह से रे ट्रेसिंग और ऑप्टिमाइज्ड गेम्स जब यूज किए जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एप्पल के आईफोन में देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा रीजन है एप्पल के लिए गेमिंग के अंदर आगे निकलने का। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एंड्रॉइड के अंदर A8 Elite की जो प्रोसेसर के अंदर जो जीपीयू यूज किया गया है वो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा कमाल दिखा देता है और ज्यादा बेटर गेमिंग कर सकता है। इवन जो एलीट गेमिंग आती है जहाँ पे आप रे ट्रेसिंग हाई एफपीएस गेमिंग का मजा ले सकते हैं वो है। इवन हाई एफपीएस गेमिंग में भी स्नैपड्रैगन 8 Elite कंसिस्टेंट एफपीएस यहाँ पे निकाल सकते हो और गेमिंग के लिए एक आइडियल प्रोसेसर होता है। उसके बाद Dimensity 9400 का नंबर आता है और 9400 प्लस यहाँ पर 8 Elite को मैच करने की कोशिश करता है गेमिंग के अंदर। डेफिनेटली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेमिंग वाली परफॉर्मेंस में दोनों प्रोसेसर काफी ज्यादा आगे है, लेकिन ऑब्वियसली एपीआई के जो चेंजेस होते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर वल्कन एपीआई का यूज किया जाता है मोस्टली और यहाँ पे मेटल एपीआई यूज की जाती है एप्पल में, जिस वजह से आपको ऊपर नीचे थोड़ी चीजें देखने को मिलती है। हालांकि अगर मैं चिप लेवल पे बात करूं, MediaTek Dimensity 9400 प्लस आगे निकला, फिर यहाँ पे आपका स्नैपड्रैगन 8 Elite आगे निकलता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बात है, यहाँ पे एआई के मामले में बात करें तो सबसे पावरफुल एनपीयू स्नैपड्रैगन 8 Elite के पास है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टास्क जो एआई के रहते हैं, चाहे बेंचमार्किंग के बारे में बात करूं या नॉर्मल एआई टास्क की बात करूं जिसके अंदर इमेज जनरेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करती है। Dimensity 9400 में भी एआई काम करती है जिसमें Gemini Nano का सपोर्ट है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 Elite के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रहती है MediaTek की Dimensity 9400, क्योंकि ऑन डिवाइस एआई पे स्नैपड्रैगन ने यहाँ पे काफी ज्यादा काम किया है। इसके बाद अगर मैं एप्पल में आऊं, एप्पल के अंदर कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के अंदर ही मेजर काम हुआ है, एल्स एआई के अंदर वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। और खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की जो एप्पल इंटेलिजेंस आती है वो किस लेवल पर है, अभी भी रोल आउट नहीं हो पाई और लिमिटेड टास्क करती है। तो आप देख सकते हैं कि एआई के अंदर यहाँ पे काम हो रहा है और स्नैपड्रैगन 8 Elite सारी चीजों में एआई में काफी अच्छा काम करती है। वही बात करें Dimensity 9400 प्लस की, तो ओवरऑल बात करें तो चिप्स अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम इस प्रोसेसर के साथ है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वीवो के एक फोन में आया, ओप्पो के एक फोन में आया और एक दो फोन में आपको Dimensity 9400 प्लस देखने को मिलेगा। एल्स मेजॉरिटी जो फोन्स के अंदर जो फ्लैगशिप में जो कमाल का प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 Elite आपको देखने को मिलता है, जो आपको काफी ज्यादा एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है, प्लस आपको एक अच्छा स्टेबल एक्सपीरियंस और हाई परफॉर्मेंस भी डिलीवर करता है। अगर आप देखना चाहते हो फ्लैगशिप में अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक अच्छा फोन लेने की, इसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो, मेक श्योर उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite है। इवन स्नैपड्रैगन 8 Elite में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे ISPs भी स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग पर भी काम किया गया है। हालांकि वीवो के अंदर और ओप्पो के अंदर कैमरा बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके पीछे का रीजन है कि इन लोग कई बार अपनी डेडिकेटेड चिप और कस्टम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जिस कारण से कैमरा परफॉर्मेंस चलती है। लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स और ओवरऑल चीज अगर अपन देखें तो यहाँ पे Dimensity 9400 से भी बेटर आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite एक और जगह आगे निकला है, वो निकला सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में। यहाँ पे गूगल के साथ मिलकर ये लोग 8 years के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट्स यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं 8 साल के, जो कि बहुत कमाल की चीज है। 8 साल तक अपडेट देना बहुत मुश्किल काम होता है, एप्पल को भी पसीना छूट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड के अंदर फ्लैगशिप के अंदर जो चिप्स जिस लेवल की आ रही है और जितना वो प्राइस आस्क करती है उस लेवल पे आपको एक लंबा सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं तो यहाँ पे किस प्रोसेसर की क्या खास बात है, एप्पल के A18 Pro के बारे में बात करें तो सिंगल कोर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, ऑप्टिमाइज्ड गेम्स अच्छे तरीके से चलते हैं और एफिशिएंसी के मामले में आज भी एप्पल का A18 Pro सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और बैटरी अच्छी निकाल कर देता है, जिस वजह से ज्यादा बड़ी बैटरी आपको एप्पल के आईफोन 16 Pro में देखने को नहीं मिलती। लेकिन वही बात करूं अगर मैं मल्टी कोर स्कोर की, स्नैपड्रैगन 8 Elite आगे निकलता है, AnTuTu बेंचमार्किंग में Dimensity 9400 प्लस आगे निकलता है, NPU AI के अंदर बात करें इस 8 Elite आगे निकल रहा है, गेमिंग के अंदर MediaTek Dimensity 9400 प्लस में जो ओवरक्लॉकिंग करी है वो बेनिफिट दिखाती है, गेमिंग का भी कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बस Dimensity 9400 प्लस के साथ ये कि लिमिटेड नंबर ऑफ फोन्स में आता है, इसके नंबर ऑफ फोन्स अगर इंक्रीज हो तो यहाँ पे हमें और बेटर क्लैरिटी और बेटर पिक्चर देखने को मिले, क्योंकि आज भी देखा तो स्नैपड्रैगन को कई सारे लोग प्रीमियम
प्रेफर करते हैं और कई सारे ब्रांड इस वजह से प्रीमियम फोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट को यूज करना पसंद करते हैं। और बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फोन जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अपकमिंग वन प्लस का 13S हो सकता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से भी नीचे जा सकती है, ऑफर्स वगैरह सब कुछ मिला के। तो अगर वो जैसा फोन अगर आए और उसके अंदर 8 एलीट का अगर सही यूज किया जाए तो बहुत ही सॉलिड बाय यहाँ पर हो सकता है। हालांकि उस फोन को लॉन्च होने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, तो आप उसका इंतजार कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं रिकमेंडेशन के बारे में बात करूं तो एंड्रॉइड के अंदर फ्लैगशिप प्लेयर है 8 एलीट मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी। Dimensity 9400 प्लस के बारे में बात करें, प्रोसेसर अच्छे, आप इनके फोन का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन फोन के साथ ही बात पता चलेगी। अगर आप X200 Pro या Oppo Find X8 Ultra में बात करें तो यार अपने कैमरास के लिए जाने जाते हैं और कैमरा फोटोग्राफी अगर प्रीमियम एक्सपीरियंस लेना है तो आप वहां जा सकते हैं। गेमिंग का अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस चाहिए, AI चाहिए, लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, एंड्रॉइड फ्लैगशिप में स्नैपड्रैगन 8 एलीट पे जाइए। और हाँ, अगर आप एप्पल के अंदर नहीं जाना चाहते तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। iPhone 16 Pro के साथ Apple 18 Pro एक काफी सॉलिड बाय यहाँ पर हो सकता है और सॉलिड चॉइस भी है इधर, मैं मानता हूँ। हालांकि चिप लेवल पे थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल आईफोन के अंदर को कोई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता ही नहीं। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बात करें तो एप्पल के आईफोन बहुत ही ज्यादा पीछे छूट चुके हैं AI के अंदर, तो आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी और बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो हाँ, एप्पल का iPhone 18 Pro काफी कमाल दिखा देते हैं। तो दोस्तों यार, ये होती है कहानी यहाँ पे एप्पल के A18 Pro, स्नैपड्रैगन 8 एलीट और Dimensity 9400 प्लस की। आप लोगों की चॉइस यहाँ पे कौन सी होगी नीचे कमेंट बताएं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।